और अब वक्त यूपी प्राइम का है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वो फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में ले जाकर दिखाएं। कुछ महीनों पहले आदित्यनाथ ने कहा था कि वो देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। तब से इस मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। सिनेमा जगत से जुड़े हुए एक वेबिनार में गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बोलते हुए एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने मुंबई फिल्म सिटी में आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने का भी भरोसा फिल्म जगत को दिया है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारी समस्याएं और परेशानियां हैं जिनको दूर करने का काम हमारी सरकार करेगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री को जो भी सुविधाएं चाहिए उन्हें मुहैया कराया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस भूमि पर दादा साहब फाल्के ने फिल्म निर्माण की शुरुआत की उस जगह पर मैं किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा। और हाथरस कांड की सीबीआई जांच जारी है। इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम आज तीसरी बार हाथरस पहुंची, जहां पीड़िता की मां और भाई को वारदात वाली जगह पर ले जाकर पूछताछ की गई। सीबीआई के सभी 15 अधिकारियों ने सीन को रिक्रिएट किया और इस बार सीबीआई की टीम पीड़िता के बड़े भाई और मां को लेकर यहां पहुंची। इससे पहले सीबीआई टीम पीड़ित परिवार के घर पूछताछ के लिए पहुंची थी। इस दौरान सीआरपीएफ का खेत के चारों तरफ कड़ा पहरा रहा। तो सीबीआई घटनास्थल पे पहुंची और एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया उस पूरे सीन को, यानी घटनाक्रम को दोहराया गया। पीड़िता की मां और भाई से भी पूछताछ की गई। तो पीड़िता की मां और बड़े भाई से भी सीबीआई ने पूछताछ की। वारदात वाली जगह दोनों को ले जाया गया, वहां पे कई सवाल जवाब हुए। तीसरी बार हाथरस पहुंची सीबीआई की टीम, उसमें कुछ महिला अधिकारी भी शामिल थी और पूछताछ की गई पीड़ित परिवार से। उस सीन को रिक्रिएट किया गया जो घटना वहां पे उस रात हुई थी, उस वक्त हुई थी। क्योंकि मामला अब सीबीआई के पास है और सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। स्वार विधानसभा सीट से सपा नेता अब्दुल्ला आजम विधायक थे, लेकिन पिछले साल अदालत ने उनकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया और जिसके बाद हाल ही में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग में यहां से स्वार में उपचुनाव कराने को कहा था। इस फैसले को अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब्दुल्ला खान ने अपनी याचिका में कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला नहीं सुना देता तब तक उनकी स्वार सीट पर उपचुनाव कराना ठीक नहीं। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम हुई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 2173 नए मामले आए, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 23,132 हो गई। वहीं सीएम योगी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए कि वो किसानों को पराली ना जलाने पर जागरूक करें। प्रदेश में के कुछ जनपदों को छोड़ के सभी में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, परंतु पूरे प्रदेश में एक जैसी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि त्योहार के इस मौसम में 3 बातें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कही हैं कि हाथ धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरियां रखना बहुत है ताकि संक्रमण पुनः ना आ पाए। देश में के कुछ हिस्सों में, विशेषकर दिल्ली और विदेशों में कई प्रदेशों में
कोरोना का संक्रमण पुनः आया है और प्रदेश में ऐसा ना हो पाए, इसके लिए हम सब लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना का संक्रमण कम होने से प्रदेश में हॉटस्पॉट आज कम हुए हैं। कंटेनमेंट जोन में भी गिरावट आ रही है। इस समय लगभग 8,769 कंटेनमेंट जोन्स हैं और 8,469 हॉटस्पॉट है। प्रदेश में सभी गतिविधियां लगभग चल रही हैं। आर्थिक गतिविधियां धीरे चलें, प्रदेश में रोजगार के अवसर और पैदा हों, उसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। विदेशों से और देश के अन्य हिस्सों से प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने का विशेष प्रयास हो रहा है। इसी प्रयास के अंतर्गत इन्वेस्ट यूपी एक नया संगठन बनाया गया है। इन्वेस्ट यूपी प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। उसी प्रयास में अभी हाल में एक जर्मन कंपनी ने, जो कि जूतों का उत्पादन चीन में किया करते थे, अभी आगरा में उन्होंने अपना उत्पादन प्रारंभ किया है। ऐसे कई और निवेशक हैं जिनके साथ इन्वेस्ट यूपी और सरकार के विभिन्न विभागों की वार्ता लगातार चल रही है। दुनिया के 10 देशों में स्थित भारतीय दूतावासों से भी संपर्क किया गया है। प्रदेश में औद्योगिक नीति तथा कई अन्य बदलाव कर निवेशोन्मुख बनाया गया है और निवेश की तथा औद्योगिक गतिविधियों की तेजी से बढ़ने की बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हैं और उस क्रम में नया निवेश भी प्रदेश में आ रहा है। आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,36,000 इकाइयों को 10,768 करोड़ रुपए बैंकों द्वारा स्वीकृत कर वितरित किए गए हैं। इनसे ये जो हमारे एमएसएमई थे, जिनको कोरोना की वजह से वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी की समस्याएं आई थी, उनकी बहुत सारी समस्याएं दूर हुई हैं और वो पुनः अपने उत्पादन में लग गए हैं। प्रदेश में, जैसे मैंने कहा, नए निवेश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के माध्यम से रोजगार की बेहतर अवसर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसी क्रम में बैंकों की सहायता से 5,83,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई है, जिन्हें बैंकों द्वारा 15,567 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बैंकों के सहयोग से 3 ऑनलाइन ऋण मेले कराए गए थे, जिनमें ऋण वितरण का कार्यक्रम कराया गया था। अब एक ऑनलाइन ऋण वितरण शिविर और कराया जाएगा, जिसमें कि स्वरोजगार से संबंधित सभी योजनाओं में लाभार्थियों को वर्चुअली ऋण वितरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया में केवल एमएसएमई सेक्टर से ही लगभग 25 लाख नई रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदेश के इस प्रयास को सराहा गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश के उन 5 राज्यों में सम्मिलित हुआ है जिन्होंने कोरोना काल के बाद या कोरोना काल के दौरान सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,132 और जो रिकवर्ड हो गए हैं वो उनकी संख्या 4,63,240। इस प्रकार रिकवरी परसेंटेज लगभग 94% हो गया है। जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनकी संख्या कल 10,303 से 303 थी, उससे घट के 10,218 पे आ गई। आज की कुल टेस्टिंग 1,53,043, जिनमें से 62,098 RT-PCR, 2151 ट्रूनेट मशीन से टेस्टिंग और 88,794 एंटीजन टेस्टिंग। और अब तक आज तक
कुल मिला के सभी टेस्टों की संख्या 1,57,62,543। मोटे तौर पे ये कहा जाए कि पॉजिटिविटी रेट है वो 1.4% से थोड़ी कम है, 1% के आसपास है। केस फैटेलिटी रेट भी मार्जिनली लोअर हो रहा है, 1.4 से घट के 1.45। तो कुल मिला जुला के ये है कि स्थिति नियंत्रण में है, पर जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि एहतियात बरतने का समय है, फेस्टिव सीज़न है, संक्रमण की संभावनाएं हैं। तो जो आप बार बार हिदायत दी जा रही है इस संबंध में सभी मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा और भी जो लोग हैं सभी एक्सपर्ट्स के द्वारा, मास्क का प्रयोग, 2 गज दूरी और हाथ धोने की जो समय समय पर व्यवस्था, तो ये 3 प्रिवेंटिव स्टेप से काफ़ी मदद मिलेगा। आप अपनी भी मदद करेंगे और आसपास के सभी लोगों की भी मदद करेंगे। तो मुरादाबाद में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज मुरादाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 दर्ज किया गया, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत कई तरह की आ सकती है, जबकि सुबह के वक्त विजिबिलिटी का भी स्तर बहुत कम रहा, जिसको देखते हुए नगर निगम लगातार जनपद में पानी का छिड़काव कर रहा है और प्रदूषण विभाग भी प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। वहीं लोगों से मास्क पहनने की अपील के प्रदूषण फैलाने वालों की जानकारी मांगी जा रही है। तो जहां एक तरफ केंद्र से लेकर राज्य सरकार किसानों के हित में बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसको लेकर लखीमपुर में किसान सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि अब तक उनका पिछले सत्र के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ और ना ही धान का उचित मूल्य मिल रहा है। वहीं पराली जलाने पर किसानों पर केस किया जा रहा है, जो कि किसानों के साथ अन्याय है। किसानों ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को संबोधित एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा 4 कानून किसान के विरोध में लाए गए हैं, बनाए गए हैं, जिसमें किसानों की सबसे आवश्यक वस्तुएं पहले कानून में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन आवश्यक नहीं रहेंगे। एमएसपी का कहीं पर जिक्र नहीं। इससे सरकार पर सवालिया निशान उठ रहा है। जब एमएसपी का जिक्र नहीं होगा तो एमएसपी की रेट पर हमारी फसल नहीं खरीदी जाएंगी। उसका प्रभाव अभी से दिखने लगा कि धान हमारा कोई खरीदार नहीं है। धान के लाइन लगाए 15-15 दिन से किसान मंडियों में पड़े हुए हैं और धान मिल वाले 1000 रुपए में, 1100 रुपए में धान खरीद रहे हैं। व्यापी आंदोलन के संबंध में लोगों का चक्का जाम का कार्यक्रम था किसान भाइयों का, और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और ज्ञापन ले लिया गया है। इसमें जो समस्याएं तहसील स्तर की है उनको प्रयास किया जा रहा है कि तहसील स्तर से उनका निराकरण कर दिया जाए। बाकी जो पॉलिसी मैटर है उसको ज्ञापन के रूप में ऊपर प्रेषित किया जा रहा है। ये आदेश के अनुपालन में इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसान भाइयों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि वो पराली किसी भी दशा में न जलाएं, और इसका विकल्प भी तैयार किया गया है कि जो पराली खेतों में पड़ी हैं उनको सूचित कर दें, उनको हम गौशाला तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की परेशानियों को भी बढ़ा दिया है और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जहां सरकार ठोस कदम उठा रही है और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं गाजियाबाद के लोनी रूपनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में 60 फैक्ट्रियों को खुद बंद कर दिया है। यानी जो फैक्ट्री मालिक है उन्होंने खुद बंद कर दिया है, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली एनसीआर के अंदर से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। हमने के मन में ठाने कि भाई ये पोल्यूशन कम करने के लिए हो सकता है अगर हमारा कुछ सहयोग हो जाए तो हम इसमें सहयोग करें। कुछ जितना भी हमसे हो सके उतना हम सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण है कि यहाँ सांस लेना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। अब देखिए ये फैक्ट्री चल रही है, बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। यहाँ एक भी आदमी मतलब जो ना वर्कर नहीं है। क्यों? पहली बात तो काम भी नहीं है, दूसरे ऊपर से जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि चलो कोशिश करो कि जो हम सरकार के कुछ पोल्यूशन को कम करने में कुछ भागीदारी हमारी मिल सकती है, हम भागीदारी कम करें। हमें
जो ऊपर से गाइडलाइन मिली थी, हम स्वयं देखा कि यार पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, AQI बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो हमारी फैक्ट्री वालों ने एक बैठक की और उस बैठक में हम सब ने ये निर्णय लिया कि जो बॉयलर हमारे क्षेत्र में चले वो बॉयलर बिल्कुल बंद कर दिया जाए, और हम लोगों ने वो बंद भी कर दिया, जैसे कि आपने स्वयं देखा। दूसरा, हमारे इस क्षेत्र में ज़्यादातर जो पॉल्यूशन है वो मिट्टी का है, तो उसके लिए हमने टोटल फैक्ट्री वाले अपने अपने गेट के आगे सभी लोग छिड़काव कर रहे हैं और बॉयलर बंद कर दिए गए हैं ताकि जो है AQI डाउन आ सके। माननीय NGT ने 405 AQI पर गहरा रोष व्यक्त किया, तो जिलाधिकारी महोदय ने सभी से एक अपील जारी की कि जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयाँ यदि स्वतः बंद होती हैं तो ये पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में एक बड़ा काम होगा। इसके दृष्टिगत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों ने स्वतः ही 60 फैक्ट्रियां उन्होंने ऐसी बंद की जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था। साथ ही साथ उन्होंने इसमें LPG बॉयलर लगाने का भी निर्णय लिया और क्षेत्र में दूर रही धूल के लिए अपने पूरे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में छिड़काव कराने का भी निरंतर उन्होंने एक प्रयास कर रहे हैं। तो यूपी में धान खरीद को लेकर योगी सरकार सख्त है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसान त्रस्त होते हैं। ऐसा ही कुछ तस्वीर गोंडा से सामने आई, जहां किसानों के धान की खरीदारी कागजी आंकड़ों में तो की जा रही है, जबकि किसान व्यापारियों को 900 से 1000 रुपए क्विंटल धान बेचने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक किसानों की आय दोगुनी करने में लगी है, बात की जाती है, लेकिन गोंडा के आला अधिकारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। कागजों में 99 धान क्रय केंद्र जो हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन किसान मजबूर होकर व्यापारियों को कोड़ियों के भाव धान बेचने को, जो धान है वो बेचा जा रहा है, मजबूर है। सरकार से कहना चाह रहे हैं व्यवस्था कराए सरकार। भाई वहां से कहने से थोड़ी होगा कि DM साहब का आदेश, DM साहब को आदेश दे दिया कि कराओ कराओ, वो करा ही नहीं रहे हैं। भाई यहाँ तो होना चाहिए, यहाँ जीरो ग्राउंड जीरो पे तो सुविधा होनी चाहिए। वहाँ से कहने से थोड़ी सुविधा होगी कि यहाँ पर किसान का धान बिक रहा है, कागज में बिक रहा है, यहाँ धान का किसान का धान बिक ही नहीं रहा है। पूरे मतलब ग्राम सभा में नहीं लगा है, क्या गांव छोड़ दीजिए। अधिकारी तो कह रहे हैं कि गोंडा के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि धनोई में क्रय केंद्र लगा हुआ है और धान का जो वहाँ खरीदारी हो रही है वो बराबर हो रही है, किसान खुशहाल है। साहब 110% गलत है। अच्छा। कहीं मौका पर मिलने पर हम जुर्माना दे सकते हैं कि कहीं यहाँ अगर लगा हो तो हम जुर्माना दे सकते हैं। कहीं नहीं लगा है? कहीं नहीं लगा है, बिल्कुल जी। 15 अक्टूबर से धान क्रय की शुरुआत हो चुकी है क्रय नीति के अनुसार, और जनपद में कुल इस समय 99 केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। और इस बार हमारे जनपद का लक्ष्य जो है वो 61,000 मीट्रिक टन है, जिसमें अभी तक हमारी जो है वो 1400 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। और जो सुविधाएं हैं वो केंद्रों पर सारी सुविधाएं उनसे मुहैया कराने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। 100 कुंटल से जो ऊपर के रजिस्ट्रेशन है उसको तहसीलों से बराबर सत्यापन करके समय अनुसार उनको उसका डिस्पोजल करते हैं, और उसके बाद जो है वो सभी केंद्रों पर उसकी खरीद सुनिश्चित की जाती है। सभी सेंटर प्रभारियों को ये निर्देशित किया गया है कि पूरी सुविधाएं वो वहाँ पर रखें, किसानों को कोई ना हो, और शीघ्र उनकी खरीद कराना सुनिश्चित करें। जिले में किसान के धान की खरीदारी न होने से किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं व्यापारी किसान के धान कौड़ियों के भाव खरीदते नजर आ रहे हैं। जिले में जो अधिकारी बैठे हैं उनका कहना है कि इस बार जिले में 99 क्रय केंद्र धान के लगाए गए हैं और 61,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी इस बार करनी है। लेकिन जब प्राइम न्यूज की टीम ने क्रय केंद्रों का जायजा लिया तो वहाँ पर सिर्फ कागजों में क्रय केंद्र संचालित हैं, जमीन में वहाँ पर कुछ नहीं है। ना तो वहाँ पर धान की खरीदारी हो रही है और ना ही क्रय केंद्र लगे मिले। वहीं जब हमने किसान से बात की तो किसान का साफ आरोप है कि कागजों में धान की खरीदारी की जा रही है और हम लोग मजबूरन व्यापारी को कौड़ियों के दाम में धान बेचते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो दावा था कि हम हर संभव किसानों के धान को बेचवाएंगे, वो गोंडा में फेल होता दिख रहा है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक, या यूँ कह लीजिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक किसानों की आय दुगनी करने में की बात की जाती है, लेकिन जिले में किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? 1 साल बीत गए हैं, अभी तक गन्ना किसानों के 1 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं धान किसानों के तैयार हैं, लेकिन धान मजबूरन किसान कौड़ियों के दाम पर बेचने को मजबूर है। यहाँ पर जो केंद्र संचालित हैं वो महज कागजों में संचालित हैं और कागजों के आंकड़े अधिकारी भी बयां कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है
कि किसान यहाँ बदहाली के आंसू बहा रहा है। गोंडा से प्राइम न्यूज के लिए विपिन सिंह। और बिजनौर के शिवाला कला में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पुलिस ने तलाशी के दौरान केमिकल के जरिए तैयार की गई अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से भारी मात्रा में शराब के साथ 3 गाड़ियां जब्त की गई। शिवाला कला पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें अनेक रेपर, कैन, एनए जो केमिकल है, लगभग 5 लाख की देसी शराब जो फाइटर के नाम से ठेके पर बिकती है, लेवल, ढक्कन, बॉटल आदि बरामद किया गया है। कैसे सीलिंग की जाती है, इनके पूरी सामग्री के साथ 3 अभियुक्त देशराज, अनित और गुड्डू, जिसमें से देशराज बुलंदशहर जनपद का रहने वाला है, 2 इसी जनपद के हैं, 1 गिरफ्तार हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।